हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के मेरे टॉपिक में है मेंटेनेंस, पति कैसे बचें, और वो कौन से दो सवाल हैं जो कि पूछकर पति मेंटेनेंस जैसे एक अच्छे खासी लटकती तलवार को अपने गर्दन पे से हटवा सकते हैं। वो क्वेश्चन कौन से हैं वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है, क्यों होता है और इसके क्या क्या पर्पस होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगी। फर्स्टली दोस्तों, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो मेंटेनेंस का होता है। अगर मेंटेनेंस जैसी चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए तो 90% केस हमारे कोर्ट में से हट जाएंगे। मतलब कोई केस ही नहीं रहेगा हमारे कोर्ट में, है ना। और जैसे कि अगर आपको मेंटेनेंस से बचने के लिए 2-3 तरकीबें बताई जाती हैं एक वकील के थ्रू कि आप बता दीजिए कि आपकी पत्नी कैरेक्टरलेस है, या फिर आप बता दीजिए कि आपकी पत्नी कैपेबल हैं, कमा सकती हैं, उनका अच्छा खासा पैसा आता है, इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है उनकी। तो ये सारी चीज़ें भी आप बता के मेंटेनेंस जैसे तरकीबों से, इन सब तरकीबों से बच सकते हैं, ठीक है। अब कोर्ट मान लेती है कि ठीक है, आपके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, आपके माता पिता की लाइबिलिटीज़ हैं, आपने बहुत सारा सामान लिया हुआ है, या बहुत सारी मैटर्स, कुछ ना कुछ मैटर्स बन ही जाता है। अगर बच्चा है तो भी बच्चे का हवाला देते हुए आपकी पत्नी अच्छा खासा मेंटेनेंस आपसे लेकर चली जाएंगी। ऐसे में हस्बैंड जो होता है वो परेशान हो जाता है। देखिए, मेंटेनेंस आपका बंधना है, 1/3 पार्ट जो भी आपका इनकम है या सैलरी है उसमें से 1/3 पार्ट तो जाएगा ही जाएगा। अगर आपने लोन लिया है तो कोर्ट ये कहेगा कि आप उसको ख़त्म कीजिए या जाने दीजिए या हटा दीजिए, या फिर जो चीज़ आपने ली है वो चीज़ वापस कर दीजिए। कोर्ट आपसे ये चीज़ कहेगा, लेकिन मेंटेनेंस नहीं ख़त्म करेगा, ठीक है। आपको वो मेंटेनेंस अपनी वाइफ को किसी ना किसी तरीके से देना ही पड़ेगा। तो कितना भी कुछ कर लीजिए बट मेंटेनेंस से बच नहीं सकते हैं। ऐसे में अगर 1/3 पार्ट बंधवाना ही है तो आप पहला पॉइंट कर सकते हो, मैं पहला पॉइंट बता रही हूँ, आप पहला पॉइंट कर सकते हो। आप माता पिता गुजारा मेंटेनेंस करवा सकते हो, गुजारा भत्ता करवा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जब आप करवा दोगे, आपका 1/3 पार्ट गुजारा भत्ता में हो जाएगा, तो 1/3 पार्ट पहले से बांध लें। यदि आप 1/3 पार्ट में हम पहले अपने माता पिता का मेंटेनेंस बांध लें और फिर उनका पहले से मेंटेनेंस बंध जाएगा, तो पत्नी कहाँ से मेंटेनेंस बंधवा पाएगी उस केस में, ठीक है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे इस वीडियो में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अगर पत्नी अर्निंग मेंबर है, ठीक है, वो कमा रही हैं, अच्छा खासा उनका सैलरी आता है, या फिर वो बिजनेस वूमेन है, या फिर वो कमा रही हैं, तो आप ये भी पॉइंट का हवाला देते हुए आप अपना मेंटेनेंस का जो केस है उसको सिरे से खारिज करवा सकते हैं। ये 2 पॉइंट आप करवा सकते हैं। पहला, माता पिता भरण पोषण योजना के तहत, और दूसरा आप बता दीजिए कि आपकी पत्नी अच्छा खासा कमा सकती हैं। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट तो आप रिलेट कर ही लोगे, ठीक है। अब मैं आपको दिल्ली गुरुग्राम का नहीं, पंजाब हरियाणा का ये मामला था। गुरुग्राम में इसको दाखिल किया गया था। ये मामला था एक पति पत्नी के बीच का। तो पत्नी जो थी उन्होंने पति के ऊपर एक मुकदमा किया, ठीक, कि हमको इनके साथ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? क्योंकि भाई ये हमको बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और उन्होंने 35,000 रुपये का मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल किया और ये चीज़ कहा कि मुझे 35,000 भरण पोषण चाहिए और मुझे इनके साथ रहना भी नहीं है और मुझे इनके साथ कोई संपर्क नहीं रखना है। कोर्ट ने उनका मामला अपने तक रखा और उसके बाद फिर उन्होंने कहा, कोर्ट ने फिर पति को बुलाया, कोर्ट में उनकी कार्यवाही हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन के तहत बहुत सारी बातों का पता चला, बहुत सारे खुलासे हुए। उन खुलासों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। तो ये जो मामला है, ये मामला 2020 का था, पंजाब और हरियाणा के तहत का। और पत्नी और पति के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है, और जिसके बीच का ये मामला था। और उसके बाद
पत्नी जो थी वो 3 पैकेज लेकर आई थी। वो 3 पैकेज था सेक्शन 498A का, सेक्शन 12 DV एक्ट का और 125 मेंटेनेंस। ये तीनों वो लेकर आई थी पैकेज के थ्रू कि नहीं, मुझे ये तीनों केस तो अपने पति के ऊपर लगाना ही लगाना है किसी भी कीमत पे। ठीक, लग गया भाई मुकदमा। अब इस मामले में ये सब केस लगाए गए और 35,000 रुपये की डिमांड की गई और ये भी बताया गया कि मेरी कमाई का कोई ज़रिया नहीं है और मेरा पति जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है दिल्ली में। ठीक है, तो फैमिली कोर्ट गुरुग्राम में मामला जब जाता है तो कोर्ट पूरा मामला देखती है और पति हाजिर होता है। पति के हाजिर होने के बाद अपना जो WS दाखिल करता है पति और कहता है कि ये प्ले स्कूल चलाती हैं और अच्छा खासा कमाती हैं। पति के द्वारा ये भी कहा जाता है कि मैंने सेक्शन 9 विदाई का भी केस किया था। ठीक है, दाखिल किया गया था। इसके बाद भी पत्नी पति के घर जाना नहीं चाहती थी और डाइवोर्स का केस दाखिल की। डाइवोर्स भी हो गया। इस बीच में पति और उनके रिश्तेदारों पर इन्होंने 498A भी लगा दिया, लेकिन सभी को बाद में बरी कर दिया जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पत्नी जो थी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही थी कि वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को किसी न किसी तरीके से मेंटेनेंस देने के लिए बाधित करें। अब पति द्वारा कहा गया कि पत्नी मेरा परित्याग कर रही है। अमूमन मामलों में क्या होता है कि मेंटेनेंस का जब आप मुकदमा दायर करते हो तो उसमें पति द्वारा पत्नी का परित्याग करना चाहिए, ना कि पत्नी द्वारा पति का परित्याग करना चाहिए। अब पति ने विदाई का मामला भी दाखिल किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वापस नहीं जा रही हैं। ठीक है, आपको दिक्कत है, आपने डाइवोर्स ले लिया, लेकिन डाइवोर्स लेने के बाद आप सेक्शन 498A लगा रही हैं और उनके सारे नाते रिश्तेदारों को, अपने पति को, सबको जेल में डालना चाह रही हैं। इससे भी मन नहीं भरा। उसके बाद आपको मेंटेनेंस चाहिए 35,000 रुपीज़ का। भाई कोई बेस तो होना चाहिए। अब उनके वकील ने जो भी दाव पेच बताए होंगे वो किए जा रही थी, बट ये नहीं सोच रही थी कि जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, जो जज होते हैं कोर्ट में, वो लोग रोज़ देखते हैं ये सारे मामले। उनके लिए ये बहुत आम चीज़ है। आपके लिए नई चीज़ होगी, लेकिन उनके लिए बहुत आम चीज़ है। उनके लिए ये सारी चीज़ें जो भी होती है कोर्ट में और जो भी होने वाला होता है, वो आगे भी जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, अब पति द्वारा यहाँ पे कहा गया कि पत्नी ने मेरा परित्याग किया है और ये मेरे साथ क्रूएलिटी कर रही हैं। इन दोनों आधारों पर तलाक ग्रांट कर दी जाती है और तलाक से पहले पति के पक्ष में सेक्शन 498A का केस जो कि डिक्री हो चुका था और 498A के केस में बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं। तब मेंटेनेंस के मुकदमे में सुनवाई चल रही होती है उसी बीच में। तो पहला प्रश्न पति के द्वारा जब पूछा जाता है अपनी पत्नी से कि तुम्हारा खाता है बैंक में, तो पत्नी जवाब देती है जी हाँ है, मेरा खाता है, खुला है। तो दूसरा प्रश्न पति पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पैन कार्ड है। पत्नी हाँ में सर हिलाती है और कहती है हाँ मेरे पास पैन कार्ड है। तीसरा प्रश्न पति पूछता है इस केस में कि क्या तुम अपने बैंक के डिटेल्स उपलब्ध करा सकती हो कोर्ट में। यहाँ पे पत्नी सिरे से खारिज कर देती है मामले को, कहती है नहीं, मैं अपना मामला कोर्ट में नहीं दाखिल करना चाहती हूँ, मैं अपने बैंक डिटेल्स कोर्ट में नहीं दाखिल करना चाहती हूँ। अब फिर कोर्ट इवैक्यूलेट करती है और कंसीड करती है कि कोर्ट इस सभी सिचुएशंस को देखते हुए कोर्ट को लगता है कि बैंक डिटेल्स छुपा रही हैं, पति का परित्याग कर रही हैं। सेक्शन 125(4) CRPC का सब सेक्शन है कि बिना किसी वाजिब रीज़न के अगर पत्नी अलग रह रही है तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। मैं फिर से इस चीज़ को बोल रही हूँ कि सेक्शन 125(4) CRPC का सब सेक्शन है। इसके तहत अगर पत्नी कोई वाजिब रीज़न नहीं दे रही हैं तो वो मेंटेनेंस की अधिकारिता नहीं प्राप्त कर सकती हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि मेरे वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस दायर किया है तो यकीन मानिए आप अपने पक्ष को रखिए, आप सही का साथ दीजिए,
आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेरी हो, आप लोग मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7007425695। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में बने रहने के लिए।